Hello, good morning to all the net aspirants. How are you doing? All good? Okay, I hope you all are doing good, your family too, and your studies as well. And even if someone is working, of course, lots of people are working in this field. So I hope your work is also going good. So today we are going to start the next model. कल previous class में बच्चे हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑजिबल्स के मॉडल. अब हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे? कोल्ब्स लर्निंग साइकिल. So let's start with this. अब देखो जो कोल्ब्स लर्निंग सॉरी या नाउ वी गॉट इट. ओके, आपके जो कोल्ब्स लर्निंग जो साइकिल होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी तक, क्या कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म. जैसे कि जो हमारे डेविड कोल्ब थे, इन्होंने लर्निंग एक्सपीरियंस को क्या किया, एक काफी ऑटोमेटिकली, मतलब जो होता है ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट होता है. ये क्या है, पूरा कॉम्बिनेशन है. मतलब इनका ये कहना था कि जो भी आपकी लर्निंग होती है ना बेटा, ये इंसान क्या करता है, उसे ऑटोमेटिकली इनहेरिट करते रहता है. साथ ही ये मॉडल क्या करती है, कुछ फॉर्म ऑफ व्यू प्रोसेसेस को दिखाती है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव या फिर एक्सपीरियंसिंग लर्निंग मॉडल. मतलब आप क्या करते हो, एक्सपीरियंस से सीखते हो. और कुछ क्वेश्चन जो है इससे आपके नेट जेआरएफ एग्जाम में आते भी है. तो मतलब ये इनिशियली तो काफी टफ लगता है, बट जैसे जैसे डिस्कशन होगी ये आपको हेल्प करेगा कि आप प्रैक्टिकल टॉपिक को इसको समझो. सबसे मेन जो इसका काम होता है ना, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लर्निंग होती है. मतलब कि अगर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मैं ये चाहूंगी कि आपने सीखा या नहीं सीखा. दैट्स ऑल मैटर टू मी. मुझे ये नहीं पता कि मैं कितना बुरा पढ़ा रही हूँ, कितना अच्छा पढ़ा रही हूँ, डजंट मैटर. लेकिन आपने कितना सीखा, दैट विल रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट करती है. तो जो लर्निंग साइकिल होती है वो डिवाइडेड होती है कुछ हमारे स्टेप्स में. देखते हैं बेटा वो कौन कौन से आपके स्टेप्स हैं. तो ये 4 स्टेप्स आपके दिए गए हैं. सबसे पहला होता है कंक्रीट एक्सपीरियंस. तो जो कंक्रीट एक्सपीरियंस होती है ये क्या होती है, तो हमारी फॉर्म होते हैं न्यू एक्सपीरियंस या फिर किसी भी सिचुएशन का. और यह री इंटरप्रिटेशन करना आपके कुछ एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस का, किसके कौन मतलब किसके लाइफ में, तो एक न्यू कॉन्सेप्ट को सोच करके. तो इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं जैसे कि आपको जॉब मिल गई किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर की, और कुछ कंक्रीट एक्सपीरियंस भी मिल जाएंगे जब आप क्लास में पढ़ाओगे. तो दैट इज कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कि अगर जैसे कि मान लेते हैं आपने क्वालिफाई किया और साथ ही आपको जॉब में मिल जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो क्या होगी, आपने चीजों को लर्निंग के थ्रू सीख भी लिया और आप सिखा भी सकते हो. फिर आते हैं रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, कोई भी न्यू एक्सपीरियंस की. तो जैसे कि हम ऐड कर दें या फिर मॉडिफाई कर दें अपने नॉलेज को, तो इसमें न्यू लर्निंग जो होगी ये हमारे लाइट है किसके लिए, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है. और जैसे कि आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा सिखा सकते हैं क्लास में, बट स्टिल कुछ सर्टेन थिंग्स है जो क्लास को बेटर करने के लिए फ्यूचर में आपको क्या करना होगा, टीचर को जो लर्निंग होगी वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए. मतलब कि रिव्यू भी काफी जरूरी है. मतलब इसका मतलब ये है बेटा कि आप लोग जब भी एक टीचर बनते हो या फिर आप एक प्रोफेसर बनते हैं, यू हैव टू रिव्यू थ्रू योर लाइफ. आपको अपनी पूरी लाइफ क्या करनी है, पढ़नी है. बच्चे के अकॉर्डिंग आपको खुद को क्या करना है, मोल्ड करना है. इफ यू मोल्ड लाइक दैट, द स्टूडेंट्स विल लाइक टू स्टडी फ्रॉम यू. बेसिकली बच्चे आपसे पढ़ना भी चाहेंगे. फिर आते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन. तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये हमारे 2 स्टेप में आता है. तो ये जैसे कि हमारे माइंड में क्या होती है, सेटल होती है किसके फॉर्म में, तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के फॉर्म में. और कुछ जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं हमारे माइंड को सेटल आउट करने के लिए. फिर कुछ हमारे एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है, जैसे कि अगर हम क्या करें, इम्प्लीमेंट कर दे एक्सट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को अपने फ्यूचर सिचुएशंस में. तो जो टीचर होंगी वो अपने आइडियाज को किसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो क्लास को समझाने में और स्टूडेंट्स को एक बेटर मैनर में सिखाने में. तो इस तरीके से क्या हो सकती है आपकी एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन से हम कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से कर सकते हैं, साथ ही साथ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस के थ्रू, और कंक्रीट एक्सपीरियंस से भी कर सकते हैं. So this is a diagram for this concrete experience, that is feeling, reflective observation, that is watching, abstract conceptualization, that is thinking, active experimentation, that is doing, जो आप करते हो. अब जो फीलिंग होगी वो क्या होगी, कंटिन्यूअल प्रोसेस होगी, ये भी कंटिन्यूअल होगी. एंड आपके जो परसेप्शन होंगे वो क्या है, थिंकिंग है. एंड प्रोसेसिंग मतलब जो आप कर रहे हो, दैट इज डूइंग. तो इस तरीके से ये क्या होंगी आपकी वर्कआउट बेटा करें. तो ये सिंपल साइकोलॉजी है कि कैसे आप कोई लर्निंग साइकिल को अडाप्ट कर सकते हो, सीख सकते हो. उन्होंने क्या बताया, दैट्स ऑल.
तो कुछ आपने इसमें जो 4 स्टेप्स है जो कि एक फॉलोइंग आप इसे डायग्राम से देख सकते हैं। तो कंक्रीट एक्सपीरियंस क्या है, तो ये एक फीलिंग है, तो हम इसको एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन से कैसे कर सकते हैं, तो करके, मतलब एकोमोडेट करके। अगर रिफ्लेक्टिव तो देखें तो ये डाइवर्ज कर जाती है। वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जब थिंकिंग आती है तो ये भी कन्वर्ज और एसिमुलेटिंग टाइप की होती है। सो हम और आगे बढ़ते हैं, तो हम मूव करते हैं किसके साथ, जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं दो एलिमेंट्स के, उसको हम बाद में डिस्कस किया गया है। तो जैसे कि हमें 4 स्टेप्स मिल चुके हैं, डाइवर्जिंग, एसिमुलेटिंग, कन्वर्जिंग एंड एकोमोडेटिंग, मतलब डागा। तो सिमिलरली जो फीलिंग होगी, वॉचिंग होगी, थिंकिंग होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, फक्टा। तो ये भी हमारा काफी जरूरी है। तो ये इंटरेस्ट मतलब क्या करता है, मतलब इन स्टूडेंट के अंदर ये मगअप कर देता है ये पूरे पार्ट्स को कि फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट फिलोसफीज है हमारे एजुकेशन में, जैसे कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बेसिक एजुकेशन, वाधा एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये कब शुरुआत किया गया था, जब हमारे वर्ड जो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1937 में इन्होंने बोला था कि नाई और बुनियादी तालीम। तो ये हमारा क्या था, एक इंडिविजुअली ये सेल्फ सफिशिएंट थी। सॉरी 1 मिनट। सो यस, okay, we will start from here. Learning must take place in nature and from nature. This is proponent of Rabindranath Tagore. Then after that concept integral education, and it was proponent of Sir Aurobindo Roy. Then have focus on the spiritual aspects of Indian philosophy, and that prominence of Dr. Sarvapalli Radha Krishnan. After that education to transform human mind, इनके किन्होंने बताया है, तो जे कृष्णा मूर्ति। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जॉन डेवी। इस पे आपके ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुके हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे। देन सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, दैट इज मारिया मोंटेसरी। इस पे भी क्वेश्चन आया है, 2025 में ही आई थिंक आया है, और इसमें आपके जून सेशन में। देन है किंडरगार्टन फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सोशल कोऑपरेशन, दैट इज प्रोबल। एंड नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज द ओनली टीचर, रोशो। ये चारों क्वेश्चन है आपके लगातार, ये वाले जो लास्ट के है ना, ये चार क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट। मैं तो मैच द कॉलम में थे। तो इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट दिए गए और उसके प्रोमिनेंस, मतलब किस किस ने ये बात को बोली। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, देखो हर कॉन्सेप्ट से इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है। आपको साइंटिस्ट का नाम याद रहना होता है कि ये चीज किसने बोली थी, वो फ्रॉम वेयर दिस कॉन्सेप्ट केम, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आई थी, दैट्स मैटर। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के भी 3 तरीके होते हैं, एक होता है फॉर्मल, सेकेंड वन इज इनफॉर्मल एंड द थर्ड वन इज नॉन फॉर्मल। तो इसके इंटीग्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन होगी अगर ये तीनों, तो तीनों मिलकर के क्या कर सकते हैं, एजुकेशन को होलिस्टिक और एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म बना सकते हैं। ये जो फॉर्म्स होते हैं एजुकेशन के, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसका मेजर एम और ऑब्जेक्टिव क्या होता है एजुकेशन का, वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म, मतलब हमें ऐसा एजुकेशन चाहिए जिससे क्या बने, एक कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो, माइंड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो और इंटेलेक्ट जो वो एक्सपैंड करे, एंड बाय विच वन स्टैंड्स ऑन ओन फीट, और ऐसा एजुकेशन जिससे इंसान अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो जाए। हु टोल्ड दिस वर्ड, दिस इज टोल्ड बाय स्वामी विवेकानंद जी। ओके, तो इनका मेजर जो एम था एजुकेशन का ये था, बट इट्स नॉट दैट ट्रू ना। अच्छा एक बात बताइए, पॉलिटिक्स में कौन है, एजुकेटेड पीपल है, वही तो अपने पैर पे खड़े हैं ना। बट वी आर नॉट, इवन इतना एजुकेशन होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट इज द एट इट्स हाईएस्ट पीक रेट, सबसे ज्यादा पीक पे होते हैं। और होती भी है, अगर एम्प्लॉयमेंट होती भी है तो बहुत कम वेजेस पे हायर करते हैं लोग, इट हैपेंस। अब देखते हैं हेवीगर्स्ट एंड न्यूगार्टन, इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन दिया है एजुकेशन सिस्टम का। सबसे पहला एक मिरर जो क्या करती है, मतलब एक आईना जो कि आपकी सोसाइटी के बारे में बताती है, तो इससे सोसाइटी हमारी क्या हो जाती है, और स्टेबलाइजर हो जाती है। और एक एजेंट जो हमारे सोशल चेंज कर दे और फोर्स क्या करे, डायरेक्ट करे टुवर्ड हमारे सोसाइटी में आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर हमारे जॉर्ज पैनी एक सोशोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 3 मेन फंक्शन दिए थे एजुकेशन के, कि एजुकेशन क्यों जरूरी है। सो द फर्स्ट वन की ट्रेडिशन को एसिमुलेट करना, साथ ही एक न्यू सोशल पैटर्न को डेवलप करना, और उसके साथ एक क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल को क्रिएट करना। फिर हमारे एमएल डर्केन ने काम किया और एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को बनाया, जिसका मतलब ये था कि कैसे एक सोसाइटी
फंक्शन करती है। और इनका फोकस बेसिकली इसी पे था कि ट्रांसमिशन कैसे एक सोसाइटी के नॉर्म्स के एंड वैल्यूज का, जो कि काफी एक मेजर फंक्शन है सोसाइटी के लिए। जो एजुकेशन थी इसमें कैसे रिकॉग्नाइज हुई, तो ट्रेन करके एक स्पेशलाइज्ड रोल्स को, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू, और साथ ही साथ इसमें नए नए टेक्निक का मतलब ऑक्यूपेशन का एकोमोडेट करते हुए। तो एजुकेशन जो रिक्वायर्ड थी क्या करने के लिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए। वो फंक्शन कौन कौन से, तो ये थे कल्चरल ट्रांसमिशन के लिए, इनरिचमेंट के लिए, एक्सेप्टेंस और रिफॉर्मुलेशन के लिए, और चेंज और रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अब दो टर्म्स और भी दिए, जैसे इनकल्चरेशन क्या होता है और एक्यूकल्चरेशन क्या होता है। इनकल्चरेशन में क्या होता है, तो इस प्रोसेस में जो यंग जनरेशन है कि वो ट्रेडिशनल वेज ऑफ सोसाइटी को सीख रहा है। मतलब ये प्रैक्टिस जो होती है क्या होती है, डिफर होती है एक सोसाइटी से अलग सोसाइटी में। तो ये आपका क्या है, फॉर्मलाइज्ड थ्रू एजुकेशन। तो इनकल्चरेशन को हम कैसे फॉर्मलाइज करते हैं, तो एजुकेशन के थ्रू कर पाते हैं। एक कल्चरेशन कैसी होती है, तो ये प्रोसेस होती है जिससे इंसान जो होते हैं या फिर जो भी ग्रुप होते हैं वो एक कल्चर से आते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं जो भी न्यू प्रैक्टिसेस होते हैं उसको, और साथ ही वैल्यू करते हैं दूसरे को भी। और जो स्टिल जो हमारे दूसरे हैं वो अपने ओन डिस्टिंक्ट कल्चर को करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है किसमें, जब एक ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी को बनाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, तो एक पर्सन जो होता है वो अडॉप्ट करता है न्यू प्रैक्टिसेस को और न्यू वैल्यूज को। लेकिन इन कल्चरेशन में क्या होता है, तो पुराने जनरेशन को ही हम क्या कर रहे हैं, फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो किसमें हमारे सोसाइटी ग्लोबलाइज होंगे, तो हमारे ए कल्चरेशन में। मतलब हम न्यू चीजों को क्या करें, अडेप्ट करें एंड उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस को इनहांस करें। जैसे कि एआई, टेक, जेमिनाई वर्ल्ड, ये सारी क्या है, ए कल्चरेशन का पार्ट है ना। अब आते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि हमारे डिटरमाइन करते हैं एजुकेशनल एम्स को। एजुकेशन जो होती है मोस्टली हमारी प्लान्ड होती है और एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। एजुकेशन का एम क्या होता है, नेसेसरी होता है कि एक डायरेक्शन में यूनिक एक्टिविटीज के थ्रू आपको लेके जा पाए। तो जैसे फैक्टर्स इसमें कुछ होते हैं बेटा, फिलोसफी होती है, ह्यूमन नेचर होती है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स और प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स भी आती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी आती है। अब इसके अंदर भी इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, वी विल गो थ्रू दी नेम, बस ये फैक्टर्स के नेम आप बस याद रखो, दैट्स ऑल इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपके नॉलेज को एक्सप्लोर करना, वोकेशनल को बढ़ाना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और टोटल डेवलपमेंट में वर्क करना, हार्मोनियस डेवलपमेंट में वर्क करना, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट में वर्क करना, सिटीजनशिप पे काम करना, एजुकेशन फॉर लीडर। तो ये सारे आपके इसमें आएंगे। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन में थोड़ा सा डिटेलिंग। तो सबसे पहले क्या था, फॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है, ये एक प्री प्लान्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन होती है। जैसे कि ये इम्पार्ट कहाँ होते हैं, तो इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल्स और कॉलेज में। इनफॉर्मल क्या होता है, तो ये इनडायरेक्ट और स्पॉन्टेनियस होते हैं, जैसे कि आपके ये डे टू डे एक्टिविटीज, मतलब होम और कम्युनिटी से जो आप सीखते हो, दैट इज योर इनफॉर्मल एजुकेशन। और एक नॉन फॉर्मल क्या होता है, तो ये फ्लेक्सिबल ओपन सिस्टम होती है जिसमें आप जो भी कॉन्शियस और डेलिबरेट एफर्ट्स के थ्रू सीखते हो। मतलब फॉर्मल एजुकेशन दैट इज इन योर स्कूल एंड कॉलेजेस, जहाँ पे आपको ये सारी चीजें बताई जाती है। और इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल जो होता है क्या, ये आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हो, इसलिए बोला जाता है इनफॉर्मल ज्यादा अच्छा लेसन देते हैं, है ना। अब देखते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट से होगी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से होंगी, इंसानों की इमोशनल वेलबींग से होंगी, सोशल डेवलपमेंट से होंगी, मोरल वैल्यूज डेवलप होने से होंगी, कॉग्निटिव मतलब आपकी थॉट, को कॉग्निटिव मतलब आपकी इफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट से होगी। तो इस तरीके से आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होते हैं। कुछ स्पेसिफाइड आपके एम है एजुकेशन के इंडिया में, जैसे कि इंडिया जब उसे फ्रीडम मिली तो उनके पास वही नहीं थे कि कैसे वो रीओरिएंटेशन करे और रिकंस्ट्रक्ट करे जितने भी उनके एग्जिस्टिंग सोशल, पॉलिटिकल और एजुकेशन सिस्टम थे। तो इनके इस चीज को इन्होंने मतलब फुलफिल करने के लिए क्या किया, जो भी सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एजुकेशनल नीड्स थे कंट्री के, इन्होंने पूरा कोशिश की कि उसको डिमांड को कंप्लीट भी करे। तो जैसे ही इंडिपेंडेंस हुई तो बहुत सारी कमिटीज और कमीशन को अपॉइंट किया गया ताकि उसमें एम दिया गया, ऑब्जेक्टिव दिया कैसे एजुकेशन को इंडिया में बढ़ाया जाए। तो इसी में हमारा सबसे पहला जो एनईपी आया, नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 में। तो ये पॉलिसी का एम यही था कि ऑल राउंड मटेरियल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना इंसान का। दूसरा हमारा कल्चरल ओरिएंटेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट मतलब जो भी इंटरेस्ट है इंडियन कल्चर में उसको डेवलप करना। फिर साइंटिफिक टेम्पर पे काम करना, नेशनल कोहेशन को बढ़ाना, उसके साथ इंडिपेंडेंस माइंड और स्पिरिट की होनी चाहिए, जो कि फर्दर बाद में कहाँ चली जाती है, तो सोशलिज्म का गोल है, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। फिर मैन पावर डेवलपमेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमी के लिए, उसके साथ रिसर्च को प्रमोट करना हर एरियाज में डेवलपमेंट के लिए, और एजुकेशन फॉर
इक्वालिटी, मतलब एजुकेशन जो होगा वो पार्ट होगा इक्वालिटी का, मतलब लड़का लड़की दोनों ही पढ़ सकते हैं। अब हमारा एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2022 में, तो ये पहला पॉलिसी है हमारा 21st सेंचुरी का, जिसमें हम लोग रिमार्केबल शिफ्ट देखते हैं हमारे 1968 से 1986 पॉलिसी से। ये किस पे बिल्ड किया गया है, तो फाउंडेशन पिलर्स एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। मतलब सबसे मेन चीज कि अगर एजुकेशन है तो एक्सेस भी तो होना चाहिए। अब बहुत लोगों तक एजुकेशन पहुंच ही नहीं रही है। फिर दूसरी इक्विटी, मतलब कि इक्वालिटी पे काम करें। एंड देन क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अफोर्डेबल एजुकेशन होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी। तो एनईपी जो है इसको अलाइन किया गया कि 2030 तक इसका एजेंडा है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसका एम यही है कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी में और एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर में। दोनों स्कूल और कॉलेज एजुकेशन को होलिस्टिक बना करके, फ्लेक्सिबल बना करके और मल्टी डिसिप्लिनरी वे में। कुछ और सुटेबल आपके करंट और फ्यूचर नीड्स है, जैसे कि इसका एम है कि आपके अंदर से जो भी यूनिक कैपेबिलिटी है हर स्टूडेंट के अंदर होता है उसे भी बाहर निकालना। साथ ही साथ इसको फर्दर हमारे हायर एजुकेशन में इसको डिस्क्राइब किया गया है लास्ट यूनिट में जो एनईपी है, तो उसको जब हम पढ़ेंगे देन वी विल गेट इट। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, तो सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होती है आपकी इफेक्टिव टीचिंग की वो क्या होती है, लर्निंग होती है। तो टीचर्स क्या है, एक तरह के फैसिलिटेटर्स होते हैं नॉलेज को, मतलब नॉलेज तो पहले से दिया गया है बट उसको क्या कर रहे हैं, उसको बताना, बांटने वाला। तो जो प्रोग्रेस और जो आपके प्रोस्पेरिटी आते हैं नेशन में वो डिपेंड करती है कि कैसे आपके डेवलपमेंट हो रहा है, कितने जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है ओके उसके उसके साथ हमें हमेशा हाईली कॉम्पिटेंट टीचर्स चाहिए जो कि एक डायरेक्शन दे सके सोसाइटी और नेशन को। और जो इस यूनिट में जैसे क्या जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये पूरा इवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स को हम कैसे इवेल्युएट करें, कैसे उसके सक्सेसफुल करियर टीचिंग प्रोफेशन से कैसे उसकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाए, नॉलेज को बढ़ाए और इसकी स्किल्स को बढ़ाए, जैसे कि उसकी क्वालिफिकेशन को, इंटेलिजेंस को, एटीट्यूड को, ये सारी चीजों को बढ़ाना। तो ये आपका क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग क्या है, तो एक ये पर्पसफुल डायरेक्शन होता है और ये मैनेजमेंट होता है किसी भी प्रोसेस को सीखने का। टीचिंग साथ ही साथ एक प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हैं, एक अपॉर्चुनिटीज भी हमें दी जाती है फॉर स्टूडेंट्स की वो प्रोवाइड करे कोई भी रिलेटिवली परमानेंट चेंज कैसे एंगेज करके, मतलब अपने टीचर्स से डील करके। साथ ही साथ टीचिंग एक स्किलफुल एप्लीकेशन है नॉलेज का, एक्सपीरियंस का और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का। उसके अलावा टीचिंग क्या है, एक प्लान्ड एक्टिविटी और इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड करता है किस फैक्टर्स पे, तो कैसे आप क्लियरली स्टूडेंट को समझ पाते हैं कि क्या वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब वो क्या आपसे सीखना चाहते हैं। उसके अलावा कितने एक्यूरेटली आप उनके लर्निंग को मेजर कर पाते हैं। तो टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो लर्नर और टीचर जो होता है अदर वेरिएबल और ऑर्गेनाइज सिस्टम में सिस्टमेटिक वे में आते हैं और कुछ प्री डिटरमाइंड गोल्स के लिए। मतलब एक स्टूडेंट के अंदर, आपके स्टूडेंट के अंदर क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए और टीचिंग उस पर ओरिएंटेड होनी चाहिए। साथ ही साथ टीचिंग जो एक एक्टिविटी है जो इन्फ्लुएंस करो कि बच्चे को कि वो लर्न करे, एक्वायर करे जो भी डिजायर्ड नॉलेज है, स्किल्स को है, ताकि वो एक सोसाइटी में अच्छे तरीके से वो रह सके। सो दिस इज ऑल अबाउट टीचिंग। फिर कुछ बेसिक टीचिंग मॉडल्स है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसा बेसिक टीचिंग मॉडल्स तो नहीं है जो कि हमारे फिट करे हर सिचुएशन में, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे कुछ टू मॉडल्स को डिस्क्राइब कर, जैसे कि पेडागोजी और एक एंड्रागोजी, जो कि ऑलमोस्ट हमारे एक्सट्रीम्स होते हैं टीचिंग कंटिन्यूम के। तो यहाँ पे हमारे एक हिटू हाँ हेटागोगी भी अप्रोच है, मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकता है बट नेवर माइंड। पेडागोगी आई एम टीचिंग दिस इज फॉर फर्स्ट टाइम ओके। तो पेडागोगी क्या होता है, कन्वेंशनल अप्रोच होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। इसमें जो टीचर क्या करता है, जो एज्यूम्स होते हैं वो प्राइमरी रोल होते हैं जो डिसाइड करते हैं आपके मेन एस्पेक्ट्स टीचिंग। इसको दिया किसने था, तो हमारे फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। इनका वर्क था यूनिवर्सल पेडागोजी पे 1906 में, और एक 5 फॉर्मल स्टेप्स इन्होंने बताया। सबसे पहला प्रिपरेशन, मतलब कि लिंक करना कुछ न्यू मटेरियल को जो भी रिलेवेंट एग्जिस्टिंग आइडियाज है, मतलब मेमोरी से। फिर प्रेजेंट करना, मतलब एक न्यू लेसन को प्रेजेंट करना और उसमें एक्चुअल एक्सपीरियंस के थ्रू से बताना। फिर एसोसिएशन, मतलब कंपेयर करना कोई भी न्यू आइडिया को एक एग्जिस्टिंग आइडियाज के साथ और इम्प्लांट करना न्यू आइडियाज को एक माइंड ऑफ लर्निंग के बीच में। फिर जनरलाइजेशन, तो इसमें हम लोग लर्निंग जो बियॉन्ड परसेप्शन और एक्सपीरियंस से होती है दैट इज जनरलाइजेशन। देन एप्लीकेशन, तो न्यूली एक्वायर्ड जो नॉलेज होता है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है कि स्टूडेंट के लाइफ का। तो ये आपका क्या था, एक पेडागोजी। अब एंड्रोलॉजी क्या होता है, तो इसमें जो लर्निंग होती है मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड होती है, मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं खुद के लर्निंग के लिए।
जो स्टूडेंट होती है कुछ ऐसा रिसीव नहीं करती है नॉलेज, बट वो क्या करती है, इंटरप्रेट भी करती है डिस्कवरी के थ्रू। और इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने खुद के लर्निंग पे काफी फोकस करते हैं। इंस्ट्रक्टर्स बस इसको क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज दे करके कि वो सीखे, एक्वायर करवाते हैं न्यू नॉलेज को, तो स्टूडेंट्स इसमें न्यू स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। ये वाली लर्निंग काफी अच्छी होती है। जैसे कि सेल्फ इवेल्युएशन भी होता है हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच। एंड्रोलॉजिकल अप्रोच जो होता है ये हमारा आइडेंटिफाई होता है किसमें, एडल्ट लर्निंग में आती है, एडोलेसेंस में नहीं आती है, एडल्ट लर्निंग में देखने को मिलती है। अब आते हैं हेटेरोलॉजी। ये बेसिकली हमारे सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग होते हैं। इसमें जो हमारे लर्नर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, काफी ऑटोनोमस टाइप के होते हैं। इनका जो एम्फेसिस होता है वो डेवलपमेंट, मतलब लर्नर की कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ाएं और उनकी कैपेबिलिटी को, तो इसका गोल यही रहता है कि लर्नर को हम अच्छे से प्रिपेयर कर ले। और ये कैसा होता है, डबल लूप लर्निंग क्या हेटेरोलॉजी का पार्ट बोला जाता है। तो कुछ मेजर शिफ्ट्स हुए आपके, सॉरी, हाँ, कुछ मेजर शिफ्ट्स हमारे हुए किसमें, टीचिंग में। तो जैसे फ्रॉम पेडागोजी मतलब टीचर सेंटर्ड था, फिक्स डिजाइन था, लेकिन जब एंटरप्राइज तो लर्नर सेंटर्ड हुआ, फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। टीचर्स डायरेक्शन था और टीचर का डिसीजन था, लेकिन यहाँ पे लर्नर्स की ऑटोनॉमी को देखिएगा। पहले क्या था, टीचर की गाइडेंस और मॉनिटरिंग था, लेकिन अब क्या हुआ, टीचर्स फैसिलिटेशन, सपोर्ट और इनकरेजमेंट फॉर लर्निंग, ये एंट्रोलॉजी का पार्ट है। फिर पैसिव रिसेप्शन इन लर्निंग, बट इसका क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। लर्निंग विद द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम नहीं, बट इसमें लर्निंग इन द वाइडर सोशल कंटेक्स्ट। फिर नॉलेज जैसा कि दिया हुआ है एंड फिक्स्ड, बट नॉलेज इसमें क्या कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। डिसिप्लिनरी फोकस पे थी, बट इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी और एजुकेशनल फोकस थी। लीनियर एक्सपोजर करा सकते थे, बट इसमें मल्टीपल और डाइवर्जेंट एक्सपोजर करा सकते हैं। असेसमेंट कर सकते हैं, एक शॉर्ट टाइम और असेसमेंट कर सकते हैं मल्टीफेरियस और कंटिन्यूअस मैनर में। तो पेडागोजी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट, एंडागोजी को क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन, एंड हेटेरोलॉजी को रियलाइजेशन। तो यहाँ तक ही हम रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेचर ऑफ टीचिंग को देखते हैं। तो 5 पिलर्स होते हैं आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी को। आई होप कि अभी तक जितना भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में, उसके बाद आपके इसके बारे में, इसके अंदर बहुत डिटेल नहीं किया, जो भी फैक्टर्स होते हैं एजुकेशनल लिंक्स को कैसे, फिर फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन आपकी क्या है, और क्लोब्स लर्निंग साइकिल क्या थी। अगर भूल भी जाओ तो वो होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे याद रहना है, हर चीज याद नहीं रहती है, क्योंकि हर चीज समझा जा सकता है, हर चीज को रटा नहीं जा सकता है। ओके, तो ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, एंड ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।